तो आज का हम लोग का क्लास है एनालिटिकल मेथड के द्वारा हम लोग दो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, इसके पीछे हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा वेक्टर को जोड़ना सीखे थे और आज हम लोग दो वेक्टर को जोड़ेंगे, लेकिन मेथड चेंज हो जाएगा। आज का जो है एनालिटिकल मेथड के द्वारा हम लोग दो वेक्टर को जोड़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग एनालिटिकल मेथड में हम लोग यूज कर लेंगे पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ आप लोग पढ़ लिए इसके पीछे लेक्चर में ना जी। यानी समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम लॉ, समानांतर चतुर्भुज का नियम यूज करेंगे और दो वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे मान के चलते हैं अभी हम लोग कि दो वेक्टर हमारे पास यहाँ पे है। एक वेक्टर ऐसे है जो लगभग मान लो यहाँ से इस एक्सिस के साथ 60 डिग्री के कोण पे है, या एंगल 60 डिग्री देखिए थीटा अगर दे दे, मान लेते हैं ये थीटा कोण पर है, कितना थीटा कोण पे है। और दूसरा वेक्टर, इस वेक्टर को हम दे देते हैं नाम बी, और दूसरा एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है वेक्टर ए। दो वेक्टर ले लिए हम, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। अब इसको जोड़ना है हम लोग को एनालिटिकल मेथड के द्वारा, पहले ग्राफिकल मेथड के द्वारा नहीं। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते थे कि पहले इन दोनों वेक्टर को टेल से टेल शिफ्ट करते थे। टेल से टेल, हेड टेल नहीं, टेल से टेल। ट्रायंगल में हेड टेल होता था, पैरेललोग्राम में टेल और टेल। मतलब कि अगर यहाँ पे वेक्टर ए है तो इसको ले जाके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा वेक्टर ए, और इसके टेल वाले से वेक्टर बी को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच के एंगल बनेगा थीटा। और इसको उसके बाद से एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाते थे ऐसे, तो डॉट डॉट लाइन से हम यहाँ पे एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दिए ना जी। उसके बाद से रिजल्टेंट कौन देता था? तो इसके दोनों वेक्टर को मिलाने वाली पॉइंट से हम लोग जो डायगोनल खींचते थे, यही हम लोग का होता था रिजल्टेंट। तो इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करके और रिजल्टेंट को निकाल लेते थे। लेकिन आज हम लोग को एनालिटिकल मेथड सीखना है, और एनालिटिकल मेथड एकदम आसान है। इसमें आपको एक फार्मूला का डिराइव करना पड़ेगा, और उसी फार्मूला के हिसाब से हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू उसमें पुट करके और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो चलो फार्मूला निकालते हैं हम लोग। फार्मूला निकालते मतलब एक फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। अगर डायरेक्ट फार्मूला हम लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या आना है? फार्मूला का डेरिवेशन नहीं करेंगे तो आपको वेक्टर दे देंगे, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है 2 और 3, तो फिर उसका रिजल्टेंट बताइए। तो क्या कीजिएगा, वेक्टर ए को यहाँ पे, वेक्टर बी को यहाँ पे, बाकी उन दोनों के बीच के एंगल जो यहाँ पे थीटा दिया है ना, उसका कुछ कोण होगा 30 डिग्री 60 डिग्री, उसको यहाँ पे रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। लेकिन उससे भी पहले ये फार्मूला डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इतना आपको बना लेना है, और उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस पर लंब खींच देते हैं। क्या खींचेंगे? लंब। मतलब ये जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री का कोण। अच्छा, अगर ये वेक्टर बी है तुम देखो, तो ये भी वेक्टर बी होगा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। ये भी वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। अच्छा, इसका नामकरण करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आप तुम समझो कि कहीं ना कहीं हमको तो आर का ही वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? तो अगर हम इसीलिए तो लंब डालें। जब लंब डाल दिए तो यहाँ पे त्रिभुज बी सी ई जो है एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें का ये एंगल 90 डिग्री का है। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो तुम यहाँ पे कर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हो। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन उससे पहले आपको लंब का वैल्यू निकालना पड़ेगा और आधार का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं लंब। हम पहले इसी में लंब का वैल्यू निकालना है ना, तो लंब का वैल्यू निकालने के लिए छोटा वाला त्रिभुज लो। कौन सा त्रिभुज है ये? ट्रायंगल बी सी डी में। और तुम यहाँ से निकालो क्या, एक बार तुम साइन रखो और एक बार कॉस रखो। पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, या कॉस का निकालते हैं, कॉस थीटा।
कॉस थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल जब थीटा है ना इधर का, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, बाहर वाला कोण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो इस त्रिभुज में लंब देखो ये है ना, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC, और आधार क्या हो जाएगा, सॉरी, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, गलत फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला बनता है, आधार क्या है, CD, और कर्ण क्या है, BD। अच्छा, तो cos थीटा इज इक्वल टू CD, तो CD रह जाएगा, लेकिन BD के जगह पे हम वेक्टर B लिख सकते हैं, यानी B, वेक्टर B की जगह B, यानी मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से CD का वैल्यू निकाल लेंगे, B आके इधर गुणा हो जाएगा, तो B cos थीटा। इतना समझ में आया, CD का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, B cos थीटा। क्लियर यहाँ तक। तो B cos थीटा निकल जाने से क्या फायदा हुआ कि अब जब हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे BCE, जब ट्रायंगल BCE का यूज करेंगे, तो जब हमको आधार का जरूरत पड़ेगा तो उसमें क्या करेंगे हम, E से लेके D तक तो वेक्टर A है, तो A और प्लस में लिख देंगे B cos थीटा, तो टोटल आधार निकल जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया हमारा CD। एक हमको लंब भी निकालना पड़ेगा, तो cos थीटा की जगह हम यूज कर लेते हैं क्या, ट्रायंगल यही रहेगा, ट्रायंगल BCD में, लेकिन cos के जगह हम लिखेंगे sin थीटा। सवाल नहीं बता रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूला का, ठीक है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है BD, तो साइन थीटा का साइन थीटा, BC के जगह पे BC रहेगा, चूंकि उसका वैल्यू तो हम लोग निकाल रहे हैं, और फिर BD के जगह पे क्या हो जाएगा B, तो BC का वैल्यू निकल गया B साइन थीटा। आ गया यहाँ से BC का भी वैल्यू, ये BC का वैल्यू हम लिख सकते हैं B साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। आगे आप लोगों को मिलने के, पढ़ने के लिए भी मिलेगा यहाँ पे क्या, कि थीटा के साथ वाला जो होता है ना भुजा, उसको लिखा जाता है B या cos थीटा, और दूर वाला लिखा जाता है साइन थीटा। आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आ गया B cos थीटा, और ये हो गया B साइन थीटा। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, BCE, क्योंकि इसी ट्रायंगल में तो हमको रिजल्टेंट मिलेगा, R मिलेगा। तो BCE में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कौन सा थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज BCE में जो कर्ण है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, जो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो R स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख देंगे R का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले नामकरण भुजा ही लिखते हैं, R के जगह पे क्या लिख देते हैं BE, तो BE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस में CE का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना इतना। तो अब BE के जगह पे लिख ले, B से लेके E तक को रिजल्टेंट कह रहे हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट यानी R का स्क्वायर। मोड के अंदर एकदम लगाना जरूरी है, मोड के अंदर नहीं लगे तो फिर रिजल्टेंट नहीं है, तब तो वेक्टर है वो। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो BC के जगह पे क्या लिखेंगे, B साइन थीटा का प्लस CE, तो C पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो CE को अगर और तोड़ दोगे तो तुम क्या निकलेगा ED, और प्लस में CD या DC का क्या हो जाएगा, यही होगा। पूरा C यहाँ से लेके यहाँ तक है ना CE, तो इसको दो भाग में तोड़ दिए, E से लेके D तक एक भाग, और फिर D से लेके C तक एक भाग, यानी पूरा CE को हम लिख सकते हैं ED प्लस DC। तो ED प्लस DC तोड़े इसलिए चूंकि हमको ED का वैल्यू पता है क्या है A, और DC का वैल्यू B cos थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब वेक्टर को हटा देंगे, रिजल्टेंट हमारा आ गया क्या, R का स्क्वायर, B साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ED का वैल्यू रखो, ED का वैल्यू क्या होगा A, तो A प्लस B, DC का वैल्यू B cos थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है ए स्क्वायर, यानी ये किसका वैल्यू होगा ए का और ये बी का, तो ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा का, तो बी कॉस थीटा का जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारा मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू बी कॉस थीटा, टूट गया यहाँ पे। तो आर स्क्वायर बराबर मिला हमको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको एक पास कर लेते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ ए स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर बराबर दोनों में क्या है, तो बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर, अब इसका वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू निकल गया आर स्क्वायर का। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही फॉर्मूला होता है हमारा रिजल्टेंट का। अब देखिए ऊपर भी हम लिख दिए थे पहले ही, और इसी फॉर्मूला का यूज करके अब जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब जो इन दोनों वेक्टरों का सम है यानी योगफल है, वो वेक्टर आर के बराबर है, और वेक्टर आर किसके बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे वेक्टर का वैल्यू दिया है तो अपना वैल्यू रख के और तब उसको सॉल्व कर लीजिए, रिजल्टेंट निकल गया। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए फिर आगे। तो ये निकल गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब चूंकि हमको पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर होगा, क्या होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा बोलो, डायरेक्शन, यानी हमको निकालना पड़ेगा दिशा। कैसे दिशा निकालेंगे, तो दिशा आपको बताए थे कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन वो होता है अगर ये एंगल वेक्टर ए के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा वही इसका डायरेक्शन होता है ना जी। तो मान लेते हैं हम कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना कोण बना रहा है अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, tan अल्फा। tan अल्फा माने tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब क्या हमारा b साइन थीटा, और आधार हमारा a था और ये क्या था b cos थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी cos, निकल तो गया, निकल गया अल्फा। अल्फा निकाल भी सकते हो, tan को इधर कर दो तो tan इनवर्स हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा b साइन थीटा और बटा में a प्लस बी cos थीटा। तो ये निकल गया हमारा, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा कभी ये हो कि अगर a यहाँ पे आ जाए b यहाँ पे आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि वेक्टर जो a हमको यहाँ पे दिख रहा है, वेक्टर a यहाँ पे, वो वेक्टर उठ के यहाँ पे आ जाए और b वाला वेक्टर यहाँ पे आ जाए, तब क्या tan अल्फा का फॉर्मूला यही रहेगा। अगर वेक्टर चेंज हो जाए तो tan अल्फा का वैल्यू वही रहेगा, नहीं रहेगा, कैसे बदल जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ a हो वहाँ b कर देंगे, जैसे यहाँ b साइन थीटा है तो a साइन थीटा, a है तो b प्लस में b cos थीटा है तो a cos थीटा, कोई दिक्कत। ये हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और एक सवाल बनाइए। तो ये रहा आपका एक छोटा सा सवाल उस रिजल्टेंट के फॉर्मूला पे, अगर आपसे बन सके तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे दो बल दिया हुआ है, दो बल के बीच का कोण दिया है 60 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं ये जो 60 डिग्री है वो थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि उनका परिमाण, किसका परिमाण, तो इस बल का जो परिमाण है, यानी जो दो बल है उसमें पहला बल ले लेते हैं हम F1 और दूसरा बल ले लेते हैं F2,
उनका बल का परिमाण 10 न्यूटन है, यानी F1 भी 10 न्यूटन है और F2 भी हमारा है 10 न्यूटन। कह रहा है कि उन बलों का परिणाम यानी टोटल रिजल्टेंट बताइए, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो हमको बताना है। अब जैसे आप अभी इसके जस्ट पीछे पढ़ लिए हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग अभी डेरिवेशन किया, √a² b² प्लस 2ab cos थीटा। तो हम वहां पे यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। r इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो ये जो हमारा F1 है वो a का वैल्यू ही है और ये जो F2 है ये b का वैल्यू है। अगर आप फिगर भी बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा दो वेक्टर, एक हो जाएगा ये हमारा F1 और ये हो जाएगा हमारा दूसरा वेक्टर। इसको पैरेललोग्राम बना लीजिए और यहाँ से जाएगा हमारा रिजल्टेंट, जो कि और इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण है 60 डिग्री। यही रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, √a² b² 2ab cos थीटा। ए के जगह पे हम डालेंगे क्या, ए के जगह पे हम डाल देते हैं 10 यानी 10 का स्क्वायर प्लस, फिर बी के जगह पे 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, फिर इंटू में, अब फिर ए है तो फिर 10, बी है तो फिर 10 इंटू में, ये है cos थीटा। तो cos और थीटा का वैल्यू पहले ही लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो cos 60। अंडर रूट में आइएगा, 10 का स्क्वायर बनेगा 100, इस 10 का स्क्वायर बनेगा 100 प्लस, फिर ये हो जाएगा 10 दहिया 100 और 100 में 2 से गुणा होगा तो 200 इंटू में cos 60 का मान बनेगा 1/2। ये 2 से कटेगा 100 बार में, यानी अंदर यहाँ बचेगा 3 बार 100 और इन तीनों 100 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300। आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा ये, तो इस 300 को तुम क्या लिख सकते हो, इस 300 को लिख सकते हो 3 × 10 × 10, यानी यहाँ पे 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 फिर 100 300 2 बार 10 है, तो जब बाहर निकलेगा तो 1 बार 10, अंडर रूट में बचेगा √3। तो निकल गया हमारा रिजल्टेंट। tan √3 न्यूटन का जो फोर्स है ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा। और ऑप्शन में देखिए tan √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कहीं कहीं हमको एंगल भी निकालना पड़ेगा। और वो एंगल आप सोच रहे हैं कि अगर हम थीटा का वैल्यू देखें 60 दिया तो 60 वाला टिक कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। एंगल वो नहीं होता है, एंगल ये होता है वेक्टर ए के साथ बनाया गया कोण रिजल्टेंट के द्वारा, जो कि नहीं होता है अल्फा, और उसका फॉर्मूला tan अल्फा का फॉर्मूला हमारा बनता है b sin थीटा और बटा में a प्लस b cos थीटा। इस फॉर्मूला से हमारा निकलता है डायरेक्शन, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको भी डायरेक्शन निकालने के लिए। tan अल्फा इज इक्वल टू, अब b का वैल्यू हमारा है 10 साइन थीटा, थीटा के जगह पे लेके आएंगे 60 डिग्री, फिर a का वैल्यू भी है 10 तो प्लस में 10, फिर प्लस b cos थीटा, तो फिर b के जगह पे 10 और इंटू में cos थीटा के जगह पे फिर 60 डिग्री। और एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो tan अल्फा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 10 का 10 इंटू साइन 60 का मान होगा tan √3 बटा में आ जाइए तो tan का tan प्लस फिर ये 10 का 10 इंटू ये हो गया हमारा 10 का 10, ठीक है ना। साइन 60 का मान होता है 10 √3 बटा में 2, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा डाल दिए हैं। आप √2 को अगर यहाँ नहीं लिखना चाहो तो यहाँ भी 2 यहाँ भी लिख सकते हो, बटा में ये 10 का 10 प्लस फिर 10 इंटू और cos 60 का मान होता है 1/2। 2 से चाहो तो इसको काटोगे 2 × 5 = 10, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाए, ये भी 2 से काटो 2 × 2 2 × 5 = 10, तो ऊपर बचेगा 5 √3 और नीचे बच गया 10 प्लस में 5, तो 10 और 5 हो जाएगा 15 और 5 से कटेगा ये 3 बार में, तो tan अल्फा देखिए हमारा निकला √3 बटा में 3। और आपको ये पता है कि 3 तब आता है जब अगर रूट वाले में सेम रूट वाला दो संख्या हो, यानी इस 3 को अगर हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, फिर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। अब ये रूट से रूट कट गया, अब हमारा वैल्यू आया 1/√3 और ये होता है tan 30 डिग्री का मान, और tan 30 का मान होता है √3, इसलिए हमारा अल्फा का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री और ये हमारा डायरेक्शन निकल गया।
यानी ये अल्फा, अल्फा का मतलब वेक्टर ए के साथ पहले बल के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री जो कि डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड हमारा आया 10√3, डायरेक्शन आया 30, तो 10√3, 30, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं वीडियो को रोक करके, अगर नहीं बनता है तो फिर इधर ध्यान से देखिए और इसको समझिए। यहाँ भी सेम सवाल है, अंतर ये है कि वहां पे बल का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे बल का अनुपात दे दिया गया है 3:5। तो अनुपात से घबराना नहीं है। अनुपात जो होता है ना किसी का स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। अगर कोई दो नंबर, जैसे मान लो 2 नंबर दिया, एक 10 एक 15, हम बोले कि इन दोनों का अनुपात निकालो, तो 10/15, 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूना 10, निकल गया 2:3। वैल्यू था 10 15, अनुपात में बदल दिए तो आ गया 2:3, यानी इन दोनों का स्मॉल रूप यानी छोटा रूप हमको मिल गया 2:3। फिर इसमें कोई नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, जो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा फिर रियल वैल्यू। तो इस प्रकार से ये 3:5 जो है वो किसी न किसी वैल्यू का स्मॉल फॉर्म है, यानी अगर उस अनुपात में किसी नंबर से अगर हम गुणा कर लें तो हमारा आ जाएगा रियल मान, ठीक है ना। तो अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि हम उसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी अगर हम पहला बल निकालें तो हम उसको मान लेते हैं 3x और दूसरा बल को मान लेते हैं हम 5x। मान लेते हैं यही हमारा रियल वैल्यू है ना जी, 3x और 5x, ठीक है। तो दोनों बल का अनुपात निकल गया। अब यहाँ पे देखो एंगल तो नहीं, सॉरी हाँ एंगल भी दिया हुआ है उधर साइड में, देखो एंगल भी दिया है, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और कुल परिणाम भी दिया है। कुल परिणाम का मतलब इन दोनों वेक्टर का योगफल नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी आर का वैल्यू दिया है 28 न्यूटन। अच्छा तुम समझो, अगर कोई वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है, तो क्या इन दोनों को जोड़ते हैं हम ए प्लस बी, तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो उसके बराबर होता है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बराबर होगा। अब पूछो कैसे? अभी इसके पीछे वाला जो सवाल बताए थे उसमें एक बल था 10 न्यूटन का, दूसरा बल भी था 10 न्यूटन का, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो 20 न्यूटन। तो क्या हमारा रिजल्ट 20 न्यूटन आया था? नहीं आया था, छोटा आया था, उससे 10√3 न्यूटन आया था। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हम दोनों वेक्टर को जोड़ के आसानी से उन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता है 20 न्यूटन भी हो सकता है, आगे आपको बताया जाएगा कि इस आर का वैल्यू का क्राइटेरिया कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ठीक है। अभी तक इसको समझिए। तो ये था हमारा सवाल, जिस सवाल में हमको दिया गया है दो बल का अनुपात, तो उस अनुपात के साथ हम x लगा लिए तो हमारा पहला बल आ गया, यहाँ भी x लगा लिए दूसरा बल, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और टोटल वैल्यू यानी रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा 28 न्यूटन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट का, r = का a²। तो a की जगह अब हम f1 करते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझने में। f1 b की जगह लिख लेते हैं f2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी f1 इंटू f2 और cos थीटा। ये हमारा बन गया फॉर्मूला रिजल्टेंट का। r = f1 का वैल्यू है 3x, तो 3x का स्क्वायर, f2 का वैल्यू है 5x, तो 5x का स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू f1 का वैल्यू फिर 3x, f2 का वैल्यू फिर 5x इंटू में cos थीटा के जगह पे 60 डिग्री। अभी cos 60 का मान आप पढ़े ही हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x का हो जाएगा 9x², 5x का हो जाएगा 25x² प्लस, आयु गुणा करना पड़ेगा, 9 कहाँ से आया, ठीक है। तो अब 5 यहीं 15, अब 15 दूना 30x का स्क्वायर और इंटू में cos 60 का मान 1/2, 2 से कटेगा ये कितना बार में, 15 बार में। हम रिजल्टेंट को लिख सकते हैं r इसको भी जोड़ लो 25 और 9 हो जाएगा 34 का x का स्क्वायर प्लस यहाँ तो कट गया 15 बार में यानी 15x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारा जो रिजल्टेंट आया, यहाँ समझाते हैं, यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट आया, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 34 और 15 हो जाएगा हमारा √49x का स्क्वायर, ये वैल्यू आया। लेकिन एक चीज तुम देखो, r का वैल्यू तो पता है हमको 28, तो r की जगह पे लिख लेते हैं 28 √49 का
स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। 28 इज इक्वल टू, क्या स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? एकदम निकाल सकते हैं। 49 को तुम तोड़ दो, 7 गुणे 7, एक्स को भी तोड़ दो, एक्स गुणे एक्स। तो 2 बार जो वैल्यू है बाहर निकलेगा तो 1 बार, ये भी बाहर निकलेगा तो 1 बार। 7 से 7 चौका, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, क्या आ गया? 4। एक्स का वैल्यू जब 4 आ गया तो हम पहला बल भी निकाल सकते हैं। पहला बल किसके बराबर है? 3x के। तो 3 का 3 और x का वैल्यू क्या आया है? तो 4 3 12। F2 का वैल्यू किसके बराबर है? 5x। तो 5 इंटू फिर x के जगह पे 4, 4 5 जा 20। तो एक हो जाएगा 12 न्यूटन और एक हो जाएगा 20 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, नोट कीजिए, बच्चों वाला सवाल है ये सब। चलिए अब कुछ इसमें आता है स्पेशल केस। क्या आता है? सवाल से अभी छुटकारा नहीं मिला है, सवाल अभी देंगे आप लोगों को। सवाल बनाने से डाउट क्लियर होगा, अंदर ए बी डायरेक्शन कैसे निकालें, वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाए, उल्टा पुल्टा आ जाए, तो वो तो अभी मिलेगा। कुछ स्पेशल केस है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। स्पेशल केस ये है कि जब थीटा का वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, यानी जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें अगर थीटा का वैल्यू 0 आ जाए। अच्छा, थीटा का वैल्यू 0 कब आएगा? दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, मतलब कोई एंगल ना बने, ए और बी वेक्टर के बीच में कोई एंगल नहीं बने, ये एक दूसरे के समानांतर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ एंगल नहीं है, क्योंकि मिलेगा नहीं तो एंगल नहीं बनेगा। तो इसलिए इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू बन जाएगा 0। या ऐसे वेक्टर हो जाए, एक वेक्टर ए यहाँ पे और एक वेक्टर ए यहाँ पे, सॉरी बी, तब भी तो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ सिचुएशन मिल जाए कि अगर थीटा का वैल्यू हमारे को 0 डिग्री मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम ट्राई करते हैं कि आर का वैल्यू क्या बनता है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और थीटा के जगह पे हो जाएगा 0। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब तुम cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2ab। यानी अब ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला। अब इसको और छोटा कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, और बाहर निकलेगा तो उसको हम 1 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। यानी जब भी आपको सवाल में दे कि थीटा का वैल्यू 0 है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं लगा कि आप डायरेक्ट उन दोनों वेक्टर को जोड़ सकते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक और कंडीशन इसमें आता है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 ना हो के थीटा का वैल्यू क्या मिल जाए हमको? 180 डिग्री, तब क्या होता है? तब उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब 180 डिग्री कंडीशन में आपको पता है कि एक वेक्टर इधर होगा और एक वेक्टर इधर होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का कोण 180 होगा ना जी। कुछ ऐसे सिचुएशन होगा उन दोनों में, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। तो उस कंडीशन में अगर r का वैल्यू निकालना चाहे तो अंडर रूट पहले फॉर्मूला डालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? 180। तो अंडर रूट बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 का मान क्या होता है बाबू? cos 180 का मान किसके बराबर? -1 के बराबर। तो -1 में जब इसे गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा माइनस में। अब ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, किस पे? ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो इसके जगह पे लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ए माइनस। अब यही तो आपको हम बताना चाह रहे थे कि रिजल्टेंट का हमारा वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे हम बोले कि ए और बी को जोड़ दो तो भी रिजल्टेंट हो सकता है, फॉर्मूला पे बनाओगे तो भी रिजल्टेंट हो सकता है। देखो तो यहाँ पे तो जोड़ा ही तो जा रहा है, तो क्या रिजल्टेंट नहीं है? ये है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट नहीं है। दोनों रिजल्टेंट है, लेकिन अंतर ये है कि इस वाले रिजल्टेंट से हमको मिलता है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू बाबू? मैक्सिमम मतलब बड़ा वैल्यू, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। और इस वाले से मिलता है हमको
मिनिमम वैल्यू, यानी रिजल्टेंट इस कंडीशन में मैक्सिमम मतलब बड़ा हो सकता है और इस कंडीशन में हमारा छोटा हो सकता है, यही होता है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं, 3 नंबर पॉइंट लगा दें अगर, तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट यानी मॉड आर का वैल्यू जो है वो या तो a माइनस बी से क्या जी बड़ा, a माइनस बी से बड़ा हो सकता है, ये इसके बराबर, इससे छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा नहीं। और दूसरा ये रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी से बराबर न जी, a प्लस बी के क्या हो जाएगा बराबर, और नहीं तो a प्लस बी से छोटा। क्लियर बात समझ में आई? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मतलब ये कि जो हमारा रिजल्टेंट हो सकता है वो a माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, a माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए a माइनस बी के बाद देखिए ग्रेटर देन का सिंबल, और नहीं तो इसके बराबर हो सकता है, और a प्लस बी से छोटा हो जाएगा और नहीं तो बराबर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, इस पे एक सवाल भी करा देते हैं। यहाँ पे सिंबल आपको यही सिंबल देना है, क्यों? क्योंकि ये जो आर जो है रिजल्टेंट, अगर इस सिंबल को हम इधर घुमा देंगे तो इसका मतलब a प्लस बी से बड़ा हो गया, और a प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि तो मैक्सिमम वैल्यू है, a प्लस बी से छोटा होगा ये रिजल्टेंट, या a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। चलो एक सवाल दे रहे हैं, इसको आप करके दिखाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा सा, इस पे डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये सवाल को बनाइए, नहीं बन रहा है तो ध्यान से समझिए। इधर सवाल क्या है, दो वेक्टर है, पहला वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर b, पहले वेक्टर का वैल्यू 2 यूनिट, दूसरे वेक्टर का वैल्यू 4 यूनिट। कह रहे इसमें से क्या आंसर नहीं हो सकता है चारों ऑप्शन में से, 2, 3, 6, 8। ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्या नहीं हो सकता है? 8 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमको पता है, देखो ये चीज अभी भी लिखा हुआ है, इसी से समझो कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो a माइनस बी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। तो a माइनस बी का मतलब दोनों में बड़ा वैल्यू क्या है 4, तो 4 में से 2 घटा दो, 2 हो सकता है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा अगर ऑप्शन में 1 रहता तो उसी को टिक कर देते, क्योंकि 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, और बड़ा वैल्यू तो a प्लस बी यानी 4 और 2 6, यानी 2 और 6 हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा यानी 6 से बड़ा और 2 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। तो यानी हमारा 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है क्योंकि 2 और 6 के बीच में आ जाएगा, 6 यूनिट तो हो ही सकता है, 8 यूनिट नहीं हो सकता है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा दे रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्लियर बात समझ में आ गया? चलो तो केस हमारा कहाँ तक, 3 गो कंडीशन तक हो गया है, चौथा कंडीशन लास्ट है, इसको समझ के तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, सवाल बनेंगे। चौथा कंडीशन, थीटा का वैल्यू 0 ले लिए हम लोग, थीटा का वैल्यू 180 ले लिए हैं, चौथे में हम लोग लेते हैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी अगर थीटा का वैल्यू बन जाए 90 डिग्री तो क्या हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला उतना बड़ा यूज करेंगे? नहीं, उतना बड़ा नहीं यूज करना है, ध्यान से समझिए। अंडर रूट फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फिर थीटा के जगह पे हम लेके आएंगे किसको, बोलो 90 डिग्री को, किसको, तो cos 90। बताओ cos 90 का मान क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का मान बोलो, एकदम बोका है तुम लोग, 0। तो 0 से जब गुणा होगा तो 0, खत्म कहानी, क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकल गया रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कब होगा, जब थीटा का वैल्यू। एक और चीज इसमें क्या मिलता है ना, सब में आपको tan अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ अलग तरीके से निकल सकता है। चलो निकालते हैं डायरेक्शन, क्या फॉर्मूला, b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। चलो तो b साइन थीटा मतलब साइन 90 बटा a प्लस b कॉस थीटा माने कॉस 90। बताओ साइन 90 का मान 1 तो b का b, कॉस 90 का मान 0 तो ये सब 0 कर देगा, नीचे क्या बचेगा, तो b बाई ए। तो हम tan अल्फा आराम से निकाल सकते हैं, अगर b में a से भाग दे दें तो हमारा tan अल्फा भी
तो ये एक और बढ़िया कंडीशन है, इसको भी उतार लीजिए, फिर सवाल बनाते हैं। चलिए एक छोटा सवाल इसको बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बन रहा है तो इधर ध्यान से समझिए। अच्छा, यहाँ पे दिया है वेक्टर मॉड, पहले मॉड दिया, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा तुम बताओ कि क्या इस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को यहाँ पे रिजल्टेंट लिखें या यहाँ पे रिजल्टेंट लिखें? किसको रिजल्टेंट लिखा जाता है? रिजल्टेंट यहाँ पे कि यहाँ पे? तो आप हमेशा याद रखना, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी ये रिजल्टेंट नहीं है, ये दोनों वेक्टर का सम है। रिजल्टेंट तो यहाँ लिखा हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जोड़ने के बाद जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे आर तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे आर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि दोनों वेक्टर अलग अलग मॉड दिया है ना। तो अलग अलग मॉड का मतलब इस वेक्टर का रिजल्टेंट, और यहाँ पे बी दिया है तो बी वेक्टर का रिजल्टेंट, और तब दोनों को जोड़ा जाए तो वो अलग वैल्यू आएगा। लेकिन इस वाले हम वैल्यू को हम रिजल्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर के सम का रिजल्टेंट, मॉड दोनों वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट, और यहाँ पे पहले रिजल्टेंट तब जोड़। समझ में आ रहा ना? तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते। यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया, मॉड हटाएंगे तो ए आएगा, वैल्यू ए, प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है तो बी आएगा। तो आर ए प्लस बी का कंडीशन कब बनता है? कब रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर होता है? जब वैल्यू मैक्सिमम होती है। और वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ये हमारा अगला सवाल, इसको ध्यान से समझिए, जिसको बनाना है वो बना सकते हैं अपना। दो सदिश का अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण। अगर आप ध्यान दीजिए तो सदिश का अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। तो यानी इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? जब a प्लस बी होता है, तब मैक्सिमम वैल्यू दिया है 17, और मिनिमम वैल्यू आता है जब a माइनस बी होता है, और ये वैल्यू दिया हमारा 7। तो अब देखो इसको अगर इक्वेशन तुम बनाते हो तो ये इन दोनों को जोड़ते हो तो b से b कट जाएगा, और a हो जाएगा हमारा 2a, और 17 7 निकल गया 24, 2 से कटेगा 12 बार में, तो a का वैल्यू निकल गया 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू 12 आ गया। इस a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में ले जाते हो, हम लेके आते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 अगर आप तुम देखते हो तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी बराबर 17, और चूंकि हमको पता है a का वैल्यू निकल गया हमारा 12, तो फिर 12 को उधर ले जाएंगे तो 17 में से घट जाएगा, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा 5, यानी b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। अब a और b निकल गया तो हमको क्या निकालना है? तो सदिश के बीच का कोण। अच्छा 90 डिग्री जब एंगल भी दे दिया है तो हमको पता है 90 डिग्री के कंडीशन में रिजल्टेंट बनता है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर दिया है तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर दिया है तो b का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144, 5 का स्क्वायर बनेगा हमारा 5 पचे 25, जोड़ेंगे तो बनेगा 169, और ये हमारा हो जाएगा 13, हमारा आंसर आ जाएगा। उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए तो ये हमारा है 6 नंबर सवाल। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है नहीं समझने वालों के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, हम समझाते हैं, ठीक है। अगर बन जाएगा तो बनाइए, नहीं तो समझिए। किसी बिंदु पर 2 बल लग रहा है। कितना बल? 2 को बल लग रहा है। दोनों बल को a और b मान लीजिए, या F1 और F2 मान लीजिए। अब इनके परिमाणों का योगफल 18 है तथा कुल परिमाण 12। इन दोनों का बात सेंस समझ में आ रहा है? इनके परिणामों का योगफल 18 है। इसका मतलब क्या कि जो दोनों बल हैं, अगर एक बल को हम a मान ले और दूसरे बल को b मान ले, तो इन दोनों का योगफल 18 है, लेकिन कुल परिमाण जो है वो 12 है, यानी ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है?
यानी जो दोनों वेक्टर है, जो दोनों बल है, उन दोनों बलों जिनके परिणामों का योगफल 18 है, तो उन दोनों बलों का योगफल 18 दिया है। और कहा कुल परिमाण, तो कुल परिमाण मतलब हो गया रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो 12 है। तो ये हमारा निकल गया a प्लस बी का वैल्यू और r का वैल्यू। अब क्या कह रहा है, अगर कुल परिमाण का कम परिमाण वाले सदिश के साथ 90 डिग्री का कोण बन जाती है तो बलों का मान बताइए। ठीक है ना, समझो। चाहो तो आप फिगर भी बना सकते हो, नहीं तो देखो कुल परिमाण कम परिमाण वाले सदिश के साथ, कम परिमाण का मतलब अब हमको पता है कि जो हमारा जो चित्र बनता था पैरेलल लॉ में, ऐसे मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी है ना, चलो चित्र बनाते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी का, ऐसे पैरेललोग्राम बना के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कुल परिणाम तो यही होगा रिजल्टेंट, जो कि वैल्यू दिया है हमारा, कितना वैल्यू दिया है बोलो, 12 वैल्यू दिया है। अब ये कह रहा है कुल परिमाण कम, जो जिसका वैल्यू कम है, कम परिमाण वाले के साथ 90 डिग्री के कोण पर है। तो 90 डिग्री कोण पर है, नहीं फिगर गलत है। पहले बनाते हैं रिजल्टेंट कितना वैल्यू है रिजल्टेंट का 12, और एक बनाते हैं यहाँ पे अब कम परिमाण बनाते हैं जो कि है वेक्टर ए। अब देखिए, अब ये अगर रिजल्टेंट है तो ये वेक्टर ए के साथ कितने डिग्री कोण पर है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर बी इधर कहीं होगा ना जी। और तब बनाते हैं पैरेललोग्राम, क्या बनाते हैं पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है, बन तो गया ना जी। फिगर ये नहीं, फिगर ये सही है, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अच्छा, अब तो फिगर बन गया हमारा, 90 डिग्री कोण पर है। ये हमारा जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू नहीं है, ये समझिएगा। थीटा का वैल्यू 90 दिया है तो कोई कभी नहीं बनेगा, बन जाएगा नहीं, वो अल्फा का वैल्यू है। क्योंकि रिजल्टेंट अगर ये उसके वेक्टर ए के साथ जो कोण बनाता है ना वही अल्फा होता है। तो यानी अल्फा का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। बस हो गया, सवाल खत्म। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बात समझ में आ रहा है। रिजल्टेंट का वैल्यू बोलो 12, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो तुम समझो, अगर इस रूट को हम उठा के इधर भेज दे तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, 12 स्क्वायर में हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी भी काम नहीं चलने वाला है। अब कैसे बनेगा, ए का वैल्यू तो पता ही नहीं है, बी का वैल्यू पता नहीं। अरे ए प्लस बी न पता है तो ए प्लस बी थोड़ी है कि हम लिख देंगे इसके जगह पे 18। ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज तुम समझो, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अल्फा का भी यूज होगा। नहीं यूज होता तो देने की क्या जरूरत है क्वेश्चन उतना लंबा करने की ना जी। अल्फा का वैल्यू यूज करते हैं। अल्फा का वैल्यू कहाँ पे यूज होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए, और डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है। चलो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, इधर निकालते हैं साइड में कहीं। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा। फॉर्मूला सही है। अच्छा, tan सही है। अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा। अब बताओ tan 90 का मान क्या होता है जी। tan 90 का मान अनडिफाइंड, अपरिभाषित, उसको इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इनफाइनाइट तो अनंत हो जाएगा। अनडिफाइन होता है, मतलब डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन अनडिफाइन वाला वैल्यू कब आता है, यदि किसी नंबर में हम 0 से भाग दें तो इसको बोलते हैं ये अनडिफाइंड है। क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से भाग नहीं लगाया जा सकता है। 0 में किसी नंबर से भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से भाग नहीं दे सकते। अगर दे रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसी तरह से कुछ कंडीशन होगा कि भाई किसी नंबर में हम 0 से भाग दे रहे होंगे, तभी तो अनडिफाइन आ रहा है। मतलब ये कि अब जो है ये अनडिफाइन के बराबर है। ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, अनडिफाइन का मतलब नीचे वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के। बोलो, बात समझ में आ रहा है। तो हम ए प्लस बी कॉस थीटा को किसके बराबर कर सकते हैं, 0 के। तब यहाँ से बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा,
माइनस ए प्लस में उधर गया तो बस, तो अब तो बन गया बच्चों वाला। अब बी कॉस थीटा यही तो है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस 2a का 2a और इनटू में बी कॉस थीटा के जगह पे माइनस ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा। तो हमारा जो होगा 144 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर है ना जी, अरे यार गलत हो गया ना, केवल स्क्वायर कहाँ से आएगा, माइनस ए होगा केवल। अब माइनस ए में ए से गुणा होगा तो माइनस 2a स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर। तो 144 बराबर, अब बी स्क्वायर भाई 2a में से एक घट गया तो माइनस में ए स्क्वायर, ये वैल्यू आया। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसको हम तोड़ भी सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू, तो 144। अब तो हम यही यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है, तो 18, तो 18 रख लो, 18 इंटू बचेगा बी माइनस ए, 18 से भाग दो, कितना बार में कटेगा ये, 18 8 144, 8 बार में कट गया, तब तो और आसान हो गया, b माइनस ए का वैल्यू निकल गया हमारा क्या 8। अब तो ये बच्चों वाला सवाल बन गया, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट और ये मान लो इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 में जोड़ दो समीकरण 2 को, जोड़ रहे हैं। चलो तो समीकरण 1 a प्लस बी है, ये b माइनस ए है, तो इसमें पहले b आगे कर लो, तो क्या हो जाएगा b प्लस ए बराबर किसके 18 के, इधर आओ b माइनस ए बराबर किसके 8 के, a से a कट गया, b और b 2b, 18 8 26, 2 से कटा 13, तो b का वैल्यू निकल गया 13। अब फिर यही b का वैल्यू ले जाते हैं समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, तो 1 में ही रखो, समीकरण 1 से बराबर, एक समीकरण क्या है a प्लस बी बराबर 18, तो b का वैल्यू तो अभी आया है कितना 13 बराबर 18, 13 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 18 में से 13 गया, तो एक वेक्टर हमारा निकल गया 5 और दूसरा वेक्टर आ गया 13, हमारा आंसर हो जाएगा 5,13 का बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना, नोट कीजिए इसको। चलिए इस सवाल को हम एक और तरीका से बना रहे हैं, और ये तरीका स्मॉल तरीका भी होगा, और इसमें हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बल्कि ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो चलिए यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि भाई अगर कोई वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर इधर, तो दूसरा वेक्टर इसके हेड से जुड़ा हुआ निकलेगा, दूसरा वेक्टर यहाँ पे ना जी, और रिजल्टेंट यहाँ से, और रिजल्टेंट कितना डिग्री का भाई 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री है, एकदम गलत फिगर है, रिजल्टेंट को 90 डिग्री पर रखिए, तो ये हमारा बन गया क्या रिजल्टेंट, और ये हमारा हो गया दूसरा वेक्टर जो कि कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर है। ये हमारा मान लो ये पहला वेक्टर है जिसको हम दे दे रहे नाम पहला वेक्टर ए, और पहला वेक्टर यानी स्मॉल वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितने डिग्री कोण पे है 90 डिग्री के, यानी जो हमारा दूसरा वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। बात तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। ऐसे घूम के जा रहा है, इसके विपरीत डायरेक्शन में ये चला गया, ठीक है ना। ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। आर का फॉर्मूला बनता है क्या ए प्लस बी। अच्छा, तो क्या आर का फॉर्मूला ए माइनस बी नहीं बनता है, बनता है। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा वैल्यू आपका b बन गया ना, तो उसको b माइनस ए भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो e। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर r का वैल्यू a माइनस बी भी बनता है, तो इस r को हम b माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करें, इसको स्क्वायर डाल दे दोनों तरफ, या एक काम करो, एक काम करते हैं, एक काम करो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये तो रिजल्टेंट है, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर स्क्वायर ना जी
सॉरी आर स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर हूँ कर रहे लोग गधा, समझ में नहीं आ रहा है, बी कर्ण है तो आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ये होगा ना। अब ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब आर का वैल्यू इसमें दिया है कहीं, बोलो, दिया नहीं है उधर, क्या दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का वैल्यू, दोनों का सम किसके बराबर है 18 के, तो 12 का स्क्वायर 144, बी प्लस ए के जगह पे लिख लेंगे क्या 18 इंटू बी माइनस ए, कटेगा कितना बार में 8 बार में, तो b माइनस ए का वैल्यू निकल गया क्या 8, नहीं निकल गया। अब इसी को लेके आ जाते हैं यहाँ पे, b प्लस ए बराबर 18, अब घटा दो, सॉरी जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, b और b 2b, 18 8 26 निकट गया 13 बार में, b का वैल्यू तो निकल गया क्या। अब इस b के वैल्यू को लेते जाओ कहाँ पे, समीकरण 1 में, इसको 1 और 2 कर दो, इसको 1 और इसको 2, समीकरण 1 में जब ले जाओगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, हाँ अच्छा यहीं पे लिखो ना, b माइनस ए बराबर 8, तो b के जगह पे 13 माइनस ए बराबर 8, 13 उधर चला जाएगा ना, तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 13, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 13 से 8 गया -5, कट गया माइनस माइनस, ए का वैल्यू 5, तो ये हमारा स्मॉल तरीका हो गया, छोटा तरीका, ए का वैल्यू निकल गया 5 और बी का वैल्यू निकल गया 13, यानी यहाँ से भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर, वेक्टर को जोड़ना और कैसे जोड़ते हैं, आप लोग बहुत सारा सवाल भी कर लिए हैं, दो वेक्टर को जोड़ने का बहुत सारा तरीका भी आप लोग सीख गए। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लॉ भी यूज हो गया है, इसके पहले ट्रायंगल लॉ तो यूज हुआ नहीं था, पैरेललोग्राम से हम लोग दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, ट्रायंगल का यूज कर लिए, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी हो गया। ट्रायंगल लॉ पे हमको जरूरत ही नहीं पड़ता है, दो वेक्टर को जोड़ना है, वहीं कैसे हम जोड़े, या पैरेललोग्राम से जोड़े या ट्रायंगल से जोड़े, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का यूज करके आप लोग जोड़ना सीखे। कल हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर को घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आज के लिए इतना ही।